डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोज़ की ये जो सीरीज़ है इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है उसमें से इसके एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 160 तक। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो ओपन चैनल फ्लो के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है कि लेमिनार फ्लो हो रहा है सर्कुलर पाइप में, तो डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर जो एफ होता है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर आपको पता ही होगा, इस फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं और लेमिनार फ्लो के लिए इसकी वैल्यू होती है 64 अपॉन आर ई। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये 16 अपॉन आर ई होता है। तो काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है और स्टूडेंट्स है वो गलती से 64 अपॉन आर ई कर देते हैं, तो ध्यान रखना है इन दोनों को। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है कि सर्ज वेव है रेक्टेंगुलर चैनल में, वो किसका एग्जांपल है। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो हम सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे सर्ज वेव का, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आंसर कर पाओगे कि कौन सा टाइप ऑफ फ्लो होगा यहाँ पर। क्या होता है सर्ज वेव, जैसे अभी हमने वीडियो में देखा, कहीं पर हम जो फ्लो हो रहा है ओपन चैनल फ्लो, उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, या फिर कोई क्लोज्ड पाथ फ्लो है उसको हम एकदम से गेट खोलते हैं, जैसे कि फ्लो नहीं हो रहा है, रुका हुआ, और एकदम से हमने गेट खोल दिया ओपन चैनल में। तो इन केस में यहाँ पर सर्ज वेव बनती है। सर्ज वेव करती क्या है, जैसे कि अभी वीडियो में हमने देखा, उसमें क्या था कि ये कोई डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो ही हमने गेट बंद किया, इधर डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज होने लगी है, यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट करती है और अपस्ट्रीम में मूव करती है। जैसे कि इनिशियल डेप्थ ऑफ फ्लो ये थी, तो गेट बंद करने के बाद डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ये हो जाती है, पहले यहाँ तक है फिर यहाँ तक, इस तरीके से अपस्ट्रीम में मूव करती रहती है। तो इसको बोला जाता है सर्ज वेव। एक फिर से हम एक स्लो मोशन में इस वीडियो को देखेंगे एक बार। यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे, देखो जैसे ही गेट बंद किया है इन्होंने, जो भी ये लैब का वीडियो है बेसिकली, और जैसे जैसे अपस्ट्रीम डायरेक्शन में हम देख रहे हैं धीरे धीरे डेप्थ ऑफ फ्लो है वो बढ़ती जा रही है, एक वेव के जैसे मूव कर रही है, जो कि डेप्थ ऑफ फ्लो को बढ़ा रही है। वो स्टार्ट हो रही है जहां पे गेट क्लोज किया वहां से और अपस्ट्रीम में जा रही है। स्टेडी फ्लो या अनस्टेडी फ्लो है उसको समझने के लिए हम एक सेक्शन लेंगे यहाँ पे ए डेस, और देखेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, जैसे सर्ज वेव मूव कर रही है तो क्या उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर से मैं एक बार वीडियो को प्ले करूंगी और आप लोग ऑब्जर्व करोगे, सेक्शन मार्क किया होगा इस बार जो क्लिप एडिट है उसमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेक्शन ए डेज पे डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है, यानी ये अनस्टेडी फ्लो है। टाइम के साथ यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं डेप्थ ऑफ फ्लो में। अब हमने एक दूसरा सेक्शन भी ले लिया है और हम देखेंगे कि थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हमेशा सेक्शन ए डेज पे और सेक्शन बी डेज पे डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है। इनिशियली सेम थी, लेकिन जैसे ही सर्ज वेव मूव हो रही है, पहले बी डेज पे डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ी है, उसके बाद ए डेज पे डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि कोई भी मैं पर्टिकुलर टाइम लेती हूँ तो उसमें बी डेज और ए डेज के बीच में डेप्थ ऑफ फ्लो डिफरेंट है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 123 में दिया कि बेस्ट हार्डलिक चैनल सेक्शन है, उसके लिए कौन सी कंडीशन जो ऑप्शंस में दिए हैं उनमें से ट्रू होगी। तो आपको पता ही है Q इज इक्वल टू होता है AV, और यहाँ पर हमें पता है कि R है वो A बाई पी के इक्वल होता है। A यहाँ पे एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और P है वो हार्डलिक रेडियस है। अब यहाँ पर एरिया तो जनरली हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम जिस एरिया से फ्लो करा रहे हैं, लाइनिंग कौन सी टाइप की है, इसके बेसिस पे हमारा मैक्सिमम जो वेलोसिटी अलाउड है वो फिक्स हो जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी अलाउड फिक्स है तो हमारा एरिया भी फिक्स होगा। तो उस केस में डिस्चार्ज मिनिमम तब होगा जब आपका रेडियस मैक्सिमम हो, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू AV होता है। ए तो कांस्टेंट है, V मेरा होगा, अगर मैं मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करूं तो इस तरीके से आएगा, यानी अगर मेरा N और S स्लोप भी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मेरी Q की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो सेम कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज मुझे तब मिलेगा जब R की वैल्यू मैक्सिमम है। R मुझे पता है A बाई पी है, जिसमें एरिया मेरा कांस्टेंट होता है। तो पेरीमीटर जितना कम होगा इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, तो मेरी R की वैल्यू मैक्सिमम होगी, डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा, यानी मेरा बेस्ट हार्डलिक चैनल सेक्शन वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिनिमम पेरीमीटर इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि लाइनिंग का हमारा सरफेस एरिया घट जाएगा। इसी के साथ में जो चैनल की बॉटम में से साइड्स में से जो परकोलेशन हो रहे हैं वो भी मिनिमम होंगे अगर हमारा वेटेड पेरीमीटर है वो मिनिमम है।
तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऑप्शन सी में कन्फ्यूजन हो, बट अगेन मैं आपको बताती हूँ कि वेलोसिटी मैक्सिमम जो अलाउड है वो कांस्टेंट होता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस जहाँ से हमारा चैनल फ्लो हो रहा है। सोइल कितने किस टाइप की है, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी वो विदाउट इरोजन सह सकती है। तो एरिया यहाँ पर वेरिएबल होता ही नहीं है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है कि बेस्ट हार्डलिक चैनल सेक्शन कौन सा क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इनका इक्वल है तो कौन सा हमें बेस्ट हार्डलिक सेक्शन होगा इन सब में से। तो देखो बेस्ट हार्डलिक सेक्शन होता है सेमी सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर होती है वो मिनिमम होती है, यहाँ पे एजेस वगैरह नहीं होते, इसके कारण पेरीमीटर मिनिमम निकल के आती है, रेजिस्टेंस जो मिलता है वो कम होता है। बट आपने देखा होगा फील्ड में रेयरली होता है कि हम सेमी सर्कुलर प्रोवाइड करें। जो आपका सीवेज वगैरह के केस में हम कर देते हैं, बट इरिगेशन कैनाल्स की अगर हम बात करें तो सेमी सर्कुलर सेक्शन हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसमें फॉर्म वर्क वगैरह उसको जो स्पेशली अगर कंक्रीट का बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट होती है उसकी। जैसे कि आपको सेमी सर्कुलर बना रहे हो तो उसमें फॉर्म वर्क आपको स्पेशली उसी टाइप का चाहिए होगा, उसी शेप का। तो इसलिए जो प्रेफर किया जाता है वो ट्रेपेजोइडल होता है, बट चारों में बेस्ट हार्डलिक सेक्शन अगर हम बात करें तो सेमी सर्कुलर होगा। हार्डलिक रेडियस इसकी मैक्सिमम होगी, पेरीमीटर इसका मिनिमम होगा। इसको हम मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कभी-कभी चीज़ों को समझ लेते हैं हम अच्छे से तो याद रखना ईज़ी हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एक सर्कुलर सेक्शन और एक दूसरा सेक्शन है जो कि रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाए। तो हम रेक्टेंगुलर और सर्कुलर को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि सर्कुलर है उसका वो मोस्ट इफेक्टिव है, उसका आर मैक्सिमम होता है। तो एक आर रेडियस का सेमी सर्कुलर सेक्शन है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, पेरीमीटर पाई आर होगा। आर हार्डलिक रेडियस आप निकाल सकते हो ए बाई पी, और ये आपका आ गया आर बाई 2। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ बी है, डेप्थ वाई है, सेम एरिया है, तो ए सेमी सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर बाई 2 हमें पता है। अब इसको हम इक्वल कर देंगे रेक्टेंगुलर के एरिया के। रेक्टेंगुलर का अगर बेस विड्थ बी है और डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है तो बी वाई होगा। पाई आर स्क्वायर बाई 2 और बी वाई को हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि कंडीशन है कि इक्वल क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ से ए रेक्टेंगुलर निकल गया बी इंटू वाई, जो कि इक्वल होता होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 के, और ये इक्वल करके हमने इस तरीके से बेसिकली ये निकाल लिया है बी की वैल्यू, ये आपका बी के इक्वल है। तो अब हम आर निकालेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ए हमें पहले से आर की फॉर्म में पता है। पी क्या होगा, पी अगर ये बी है और ये वाई है तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सॉरी, वाई है वो उसके हम ऐड करेंगे तो साथ में ये 2y आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और आपका जो आया है ऑप्टिमम सेक्शन हमने लिया मैक्सिमम हार्डलिक रेडियस के लिए, फिक्स्ड एरिया होगा व्हेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 2। अब ये बेसिक कंडीशन है, हमें पता है कि बेस्ट हार्डलिक रेक्टेंगुलर सेक्शन में आपकी बी जो होती है ये 2y के इक्वल होती है। तो बेसिकली यही कंडीशन यहाँ पे इन्होंने लगा दी, और इससे आर आ गया आपका रेक्टेंगुलर का आर रूट पाई बाई 2। अब आप कंपेयर करोगे आर रूट पाई बाई 2 और आर बाई 2 में, तो ये आपका 3/8 आ रहा है कुछ, अगर मैं आर की पाई की वैल्यू 3 ले रही हूँ तो ऑब्वियसली ये 0.5 से कम होगा, यानी आपका सर्कुलर सेक्शन की आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और इसलिए ये बेस्ट हार्डलिक सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है कि हार्डलिक जंप है वो कौन सा टाइप का फ्लो है। तो जैसा हमने सर्ज वेव के केस में क्वेश्चन नंबर 122 में किया, सेम उसी तरीके से हम इसको भी समझेंगे। हम एक वीडियो देखते हैं पहले हार्डलिक जंप का, उसके बाद देखते हैं कि टाइम के साथ साथ क्या डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट है या वेरी कर रही है, और डिस्टेंस के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कैसे वेरी कर रही है। यहाँ पे एक ओपन चैनल का अपैरेटस है, उसमें आपको फ्लो होते हुए दिख रहा होगा। एक वर्टिकल प्लेट लगी है, जस्ट उसके डाउनस्ट्रीम में कुछ डिस्टेंस पे डेप्थ ऑफ फ्लो कम है, वहां पर फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल है। उसके बाद हार्डलिक जंप फॉर्म होता है और डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज हो जाती है, और फ्लो है वो सब क्रिटिकल टाइप का फ्लो हो जाता है। बट आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो अगर आपका स्टेबल है हार्डलिक जंप, तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे टाइम के साथ साथ में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है डेप्थ ऑफ फ्लो में, डेप्थ ऑफ फ्लो है कांस्टेंट है, यानी फ्लो है वो स्टडी फ्लो है। यहाँ पे एक और आप लेबोरेटरी का ओपन चैनल देख पा रहे होंगे, तो इसमें भी हार्डली जंप अकर हो रहा है। इनिशियली डेप्थ ऑफ फ्लो कम है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है, बाद में डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ रही है और फ्लो है वो सब क्रिटिकल टाइप का है। यहाँ पे अब आप इजीली आंसर कर सकते हो कि फ्लो है वो स्टडी फ्लो है,
पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में टाइम के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन आपको वीडियो में दिखा होगा, वो इसलिए था कि फ्लो जो हमारा जंप था वो स्टेबल नहीं था। और उसी के साथ में नॉन यूनिफॉर्म टाइप का फ्लो है, यानी करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ में ये भी पूछा जाता है कभी-कभी कि हाइड्रोलिक जंप और सर्ज वेव जो हमने क्वेश्चन नंबर 122 में देखा, ये रैपिड फ्लो है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है? तो ये दोनों ही रैपिडली वेरिड फ्लो के एग्जांपल हैं। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है जैसे कि कहीं पे हमने कोई डैम बनाया है, उसके अपस्ट्रीम में डेप्थ ऑफ फ्लो जैसे धीरे-धीरे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के अंदर आते हैं। रैपिड वेरिड फ्लो में आपका आएगा हाइड्रोलिक जंप एंड सर्ज वेव। क्वेश्चन नंबर 126 में दिया है कि हाइड्रोलिक जंप है वो कहाँ से कहाँ अकर होगा। तो हाइड्रोलिक जंप है वो अकर होता है, उससे पहले फ्लो सुपर क्रिटिकल होता है और उसके बाद में फ्लो सब क्रिटिकल हो जाता है। फ्राउड नंबर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक जंप अकर होने से पहले ग्रेटर देन 1 होगा, उसके बाद लेस देन 1 होगा। बेसिकली कोई भी सिस्टम है वो स्टेबलाइज होना चाहता है, तो हाइड्रोलिक जंप का जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी डिसिपेट होती है और फ्लो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि बिलो क्रिटिकल डेप्थ से अबव क्रिटिकल डेप्थ में चेंज होता है। ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहले हम यूनिफॉर्म फ्लो के केस में देखेंगे कि बॉटम स्लोप और जो फ्री वाटर सरफेस है और जो टोटल एनर्जी लाइन है उन सब का स्लोप कैसे रिलेटेड होता है। उसके बाद हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस के लिए देखेंगे। तो हम एक चैनल सेक्शन को कंसीडर करते हैं और सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कैसे होगा उसको समझेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को समझेंगे। तो इस तरीके से ये फ्री सरफेस है ओपन चैनल की। यहाँ पे ये चैनल का बेड है आपका। जो येलो लाइन से मैंने शो किया ये चैनल का डेटम है। यहाँ पे मैं 2 सेक्शन ले रही हूँ, एक सेक्शन यहाँ पे है 2 डेज, दूसरा यहाँ पे ले रही हूँ 1 डेज। डेटम हेड इसका जो होगा उसको Z1 से डिनोट कर देते हैं, इसका जो होगा उसको Z2 से डिनोट कर देते हैं। डेटम हेड है बेसिकली डेटम और चैनल बेड के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद मान लिया कि यहाँ डेप्थ 1 Y1 है, यहाँ पे डेप्थ 2 है वो Y2 है। अब जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, ये पॉइंट लिया है मैंने 1 और ये वाला पॉइंट लिया है मैंने 2, चैनल के बॉटम पे मैंने पॉइंट्स लिए हैं। तो 1 पॉइंट के लिए अब मैं डेटम हेड दिख रहा है मुझे Z1 और Z2 होगा। अब मैं हार्डली ग्रेडियंट लाइन की अगर इक्वेशन लिखूं तो 1 पॉइंट पे P/W प्लस Z है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Z1 प्लस Y1। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं 1 पॉइंट पे पीजियोमीटर इंसर्ट करती हूँ तो उसमें कितना राइज होगा, Y1 जितना राइज होगा। तो P/W है वो पीजियोमीटर में जो हेड होता है वो है और उसकी वैल्यू Y1 होगी। इसी तरीके से सेकंड वाले पॉइंट के लिए होगा P/W प्लस Y2। P/W की जगह मैं लिख देती हूँ Y2 और Z2। बेसिकली इसकी वैल्यू Y1 है और दूसरा Z है, ये SD जा रहा है। अब ये अगर L डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो इसका स्लोप क्या होगा। उससे पहले आपको ये पता होगा कि Y1 और Y2 सेम होंगे, कंडीशन क्योंकि दी गई है आपको यूनिफॉर्म फ्लो की। तो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में अलोंग द लेंथ आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है डेप्थ ऑफ फ्लो वेलोसिटी वगैरह चेंज नहीं होती हैं, तो Y1 Y2 आपका सेम हो गया। अब इसका टोटल हेड हो गया Z1 प्लस Y और इसका टोटल हेड हो गया Z2 प्लस Y। Y2 नहीं होगा, अब ये Y ही होगा। अब देखो एक तो मैं चैनल बॉटम का स्लोप निकाल रही हूँ S0। S0 क्या होगा मेरा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई L। दूसरा स्लोप निकाल रही हूं मैं HGL लाइन का। HGL लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा और वही इक्वेशन आ जाएगी Z1 माइनस Z2 अपॉन L। यानी हमें दिख रहा है कि चैनल का जो बेड है और जो फ्री वाटर सरफेस है, जो हार्डली ग्रेडियंट लाइन है वही फ्री वाटर सरफेस होती है ओपन चैनल फ्लो के केस में। तो ये दोनों पैरेलल होंगी यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। अब अगर हम TEL को कंपेयर करें तो TEL के केस में क्या होगा, यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगी और यहाँ पर एक टर्म ये और आ जाएगी, बट कंडीशन इज यूनिफॉर्म फ्लो। तो V1 और V2 तो मेरा सेम होंगे। V1 और V2 सेम होंगे तो अगेन मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के टोटल एनर्जी लाइन का भी अगर स्लोप निकालूंगी, यहाँ पे मैं थोड़ा फिर से लिख देती हूँ, ये Y1 को मैं Y लिख रही हूँ, Z1 और उसी के साथ में V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। बट V1 स्क्वायर अपॉन 2G और V2 स्क्वायर अपॉन 2G सेम होंगे तो टोटल एनर्जी लाइन में
1 पॉइंट का निकालूंगी, 2 का निकालूंगी, डिफरेंस करूंगी, तो उसमें ऊपर Z1 माइनस Z2 ही बचेगा डिवाइडेड बाई L। यानी यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आपका चैनल बॉटम जो है चैनल बेड है उसका स्लोप, हार्डली ग्रेडियंट लाइन का स्लोप और टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप है वो हमेशा सेम होता है। बट ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में नाम में ही पता चला है फ्लो है वो वेरिड फ्लो है, यानी यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, तो y आपका सेम नहीं होगा, y आपका स्लोप होगा, और वो स्लोप आप इस लाइन से निकाल सकते हो, बट आपको रिलेशन नहीं पूछा इन सब में, आपको जस्ट ये बताना है कि पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। तो S0 चैनल का स्लोप है, ये HGL के स्लोप के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि HGL लाइन मेरी आ रही थी y1 प्लस Z1, तो अब मेरा y1 और y2 डिफरेंट होंगे, तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाई L करूंगी तो मेरी डिफरेंट वैल्यू आएगी। उसी तरीके से टोटल एनर्जी लाइन भी पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब y चेंज होगा तो ऑब्वियसली v चेंज होगा, v चेंज होगा तो ये वेलोसिटी हेड चेंज होगा। तो अब मैं अगर दो डिफरेंट पॉइंट लेके उनमें डिफरेंस निकाल के अगर डिवाइड करूंगी लेंथ से, तो स्लोप जो आएगा वो डिफरेंट आएगा, यानी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का स्लोप, हार्डली ग्रेडियंट लाइन का स्लोप और बॉटम ऑफ चैनल ऑल आर डिफरेंट। और इस तरीके से रिलेटेड होते हैं बेसिकली। एफ आर यहाँ पर फ्राउड नंबर है, S0 चैनल का बॉटम का स्लोप और SE एनर्जी लाइन का स्लोप है। तो अगर कहीं पे मुझे एनर्जी का लाइन का स्लोप पता है, चैनल बेड पता है, बेड का स्लोप है पता है मुझे क्या है, और फ्राउड नंबर पता है, तो मैं जो मेरा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है उसका डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कैसे चेंज हो रहा है वो मैं निकाल सकती हूँ। और कहाँ पे देखने को मिलता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फ्लो हो रहा था और यहाँ पर आपने बना दिया कोई ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इस तरीके से राइज होने लग जाएगा, इस तरीके से जाएगी आपकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो। तो ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का एग्जाम्पल है, और नाम से पता चल रहा है कि इसमें ग्रेजुअली वेरी होता है आपका फ्लो। और रैपिडली वेरिड फ्लो के आपके एग्जाम्पल होते हैं सर्ज वेव एंड हार्डलिक जंप। क्वेश्चन नंबर 128 में दिया है कि चैनल है उसके केस में फ्लो ट्रांजिशनल स्टेट में होने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यूज याद रखनी होंगी। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमने पाइप फ्लो में देखा ही था, जहाँ पे उसमें डायमीटर होता था वहाँ पर यहाँ पर हार्डलिक डायमीटर हो जाएगा। और रेशियो यहाँ पे जो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो ये है कि 500 से कम में आपका लेमिनार फ्लो होता है, 500 से 2000 में ट्रांजिशनल और 2000 से ग्रेटर में टर्बुलेंट। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पाइप फ्लो की बात होगी तो यहाँ पर लिमिट्स होंगी 2000 टू 4000 होंगी, तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में दी है कि फ्राउड नंबर है उसको अगर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर डी क्या है, तो डी होता है हार्डलिक डेप्थ, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हार्डलिक मीन डेप्थ है, इसको हम हार्डलिक रेडियस भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है A/P। तो ध्यान रखना है, अगर हम रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये जो टॉप सरफेस पे जो टॉप पे विड्थ है वो टी है, तो इस टी को अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा पैरामीटर वो हार्डलिक डेप्थ होगा, और वो यहाँ पे डी जो आ रहा है वो है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है कि शूटिंग फ्लो क्या कब पॉसिबल होगा, फ्राउड नंबर क्या होना चाहिए उसके लिए। तो बेसिकली सुपर क्रिटिकल फ्लो को ही शूटिंग फ्लो बोला जाता है, और सुपर क्रिटिकल फ्लो तब अक्कर होता है जब एफ आर जो है उसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो। देखो एफ आर आपका होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, अगर जीएस की फॉर्म में देखें तो इस तरीके से होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, डी की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो एफ आर जो आपका आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। वहीं पे सब क्रिटिकल के केस में ये लेस देन 1 होगा, और क्रिटिकल के केस में 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में कैसे रिलेटेड होंगे टोटल एनर्जी लाइन, चैनल का बॉटम का स्लोप और टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप, और वाटर सरफेस जो है या हार्डली ग्रेडियंट लाइन है उसका जो स्लोप। तो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में ये सारे सेम होंगे, आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, टोटल एनर्जी लाइन, हार्डली ग्रेडियंट लाइन, बॉटम ऑफ चैनल और ऑल आर पैरेलल। ये है वो पीसी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 127 था, जिसमें ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का पूछा, तो वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा मैं और शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जेड का आप बेसिकली Z1 Z2, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के अगर हम स्लोप निकालते हैं Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई L, तो ये आपका होता है चैनल बॉटम का स्लोप, और हार्डली ग्रेडियंट लाइन का स्लोप होता है
इनका इस वाले टर्म जो हार्डली हेड आ रहा है टोटल, उसका स्लोप P अपॉन W आपका डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल होगा, प्लस Z। ये अगर आप निकाल रहे हो तो इसमें क्या होगा, थ्रू आउट द लेंथ आपका y सेम रहेगा। तो एक ये टर्म आ रही है, दूसरी मेरी ये टर्म आ रही है। तो अगेन मैं इन दोनों टर्म्स का सम मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल के L से डिवाइड करूंगी, तो ये दोनों टर्म y वाली कैंसिल हो जाएंगी और मेरी जो वैल्यू आएगी वो Z1 माइनस Z2 अपॉन L ही आएगी, जो चैनल बॉटम का स्लोप था। वहीं पे अगर मैं टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप निकालूं तो उस केस में मैं इस वाली टर्म में v स्क्वायर अपॉन 2g और ऐड कर दूंगी। बट अगर अगेन मैं 2 पॉइंट ले रही हूँ 1 और 2, तो दोनों के केस में v स्क्वायर अपॉन 2g भी सेम ही होगा और ये y है, इसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो अगेन मेरा टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप यानी TEL एट 1 माइनस TEL एट 2 डिवाइडेड बाई L करूंगी, तो ये दोनों टर्म तो मेरी कैंसिल हो जाएंगी, 1 और 2 दोनों पॉइंट्स में सेम होगी इनकी वैल्यू, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है। और मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई L, जो कि चैनल बॉटम का स्लोप है। यानी आपकी HGL लाइन, टोटल एनर्जी लाइन और चैनल बॉटम तीनों का स्लोप सेम है, यानी तीनों की तीनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 में दिया है कि चेजिस कोफिशिएंट है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो वेलोसिटी का आपको पता ही है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू सी रूट आर एस होता है। तो इसमें आप सारी का पैरामीटर जो है, आर की आप डायमेंशन रख दोगे, एस की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये स्लोप है, जैसे dz बाई dl है, तो ऊपर भी इसमें डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे, आर की क्या होगा, आर डिस्टेंस है तो इसका मीटर होगा, और यहाँ पे रूट आ जाएगा तो ये रूट एल हो जाएगा। वहीं पे आप वेलोसिटी का रखोगे तो एल बाई टी होगा, ये एल टी माइनस 1। तो सारे पैरामीटर्स का अगर आप यहाँ पे रखोगे फॉर्मूले में एल टी माइनस 1 अपॉन एल बाई 2, तो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ सॉरी सी नहीं आ जाएगा, एल 1/2 टी माइनस 1, यानी ये यहाँ पे इस वाले में दिया हुआ है हड्डी में, और आई थिंक ये गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में T1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप करेक्शन कर लीजिए अपनी बुक में। उसके बाद आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है कि एफ अगर फ्रिक्शन फैक्टर है, चेजिस कोफिशिएंट है, वो किस तरीके से रिलेटेड होंगे, या चेजी है वो एफ के किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट एफ के 1/√f के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम चेजिस फॉर्मूला लिख लेंगे। इसमें आर है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, एस है वो स्लोप का, आपको पता ही होगा। अब हम वो इक्वेशन लिखेंगे जिसमें ये एफ आ रहा है फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से होती है, 2ZD जो पाइप फ्लो के केस में आपको याद होगी। यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन चाहिए एस और आर की फॉर्म में, क्योंकि मेरी ये वाली इक्वेशन में आर और एस आ रहा है। तो आर और एस बनाने के लिए मैंने क्या किया, एच एफ अपॉन एल कर दिया, और ये यहाँ पे आ गया एफ वी स्क्वायर अपॉन 2ZD। एच एफ अपॉन एल मेरा हेड लॉस डिवाइडेड बाई एल, यानी ये मेरा टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप है। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में चैनल के बॉटम के स्लोप के इक्वल होगा, जो एस यहाँ पे चैनल बॉटम का स्लोप है, तो इसको मैं एस लिख सकती हूँ। अब एक और मुझे रिप्लेसमेंट करना है कि डी मेरा आ रहा है पाइप का, अगर पाइप जो सर्कुलर होती है वैसा अगर हम ओपन चैनल का कंसीडर कर रहे हैं सेक्शन, तो इसमें यहाँ पे डी आपका आ रहा है वो डेप्थ ऑफ फ्लो, सॉरी डी है वो डायमीटर है, और आर हार्डलिक रेडियस है। तो आपको पता होगा कि हार्डलिक रेडियस जो होती है वो डायमीटर की 4 इंटू हार्डलिक रेडियस आपका डायमीटर के इक्वल होता है। ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आर है वो हार्डलिक रेडियस है, स्मॉल आर है वो सर्कुलर आपका चैनल सेक्शन है उसकी रेडियस है। तो अब आर मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये मेरा आएगा आर बाई 2, यानी आर को अगर मैं 2D लिखती हूँ, सॉरी आर को अगर D/2 लिखती हूँ, तो ये मेरा D/4 आ गया, यानी मेरा डायमीटर और हार्डलिक रेडियस के बीच में ये रिलेशन आ गया। तो अब इस डी को मैं लिख सकती हूँ एफ वी स्क्वायर 2Z इंटू 4R। तो अब मेरी इक्वेशन आ गई है, ये वाली इक्वेशन मेरी आ गई है आर और एस की फॉर्म में। तो अब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगी। ऑब्वियसली इसमें पहले मैं वी की वैल्यू निकालूंगी, और इसमें जो राइट हैंड साइड में वी की वैल्यू आ रही है इन दोनों को इक्वेट कर दूंगी। तो इसमें वी की वैल्यू रूट करने पर ये आएगी, और इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर रूट आर एस से रूट आर एस कैंसिल हो जाएगा, और सी इक्वल आ जाएगा √8Z अपॉन एफ। आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो 1/√f के प्रोपोर्शनल होगा,
डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है कि रिलेशनशिप निकालनी है मैनिंग्स कोफिशिएंट और चेजिस कोफिशिएंट के बीच में। तो आपको पता है कि वेलोसिटी है वो मैनिंग्स फॉर्मूला ये होता है, चेजिस फॉर्मूला ये होता है, तो वेलोसिटी को इक्वेट कर दीजिए। राइट हैंड साइड की जो टर्म आ रही है उनको अगर हम इक्वेट करेंगे तो s/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे r रेज़ टू पावर 2/3 या r रेज़ टू पावर 1/2 है, तो ऑब्वियसली r आएगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा उसमें आप इसको फर्दर मॉडिफाई करोगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन में आपको इसी तरीके से पूछा है, तो c इज इक्वल टू r 1/6/n, काफी सिंपल है, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है कि डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए सर्कुलर चैनल सेक्शन विथ डायमीटर 1.5 मीटर। यहाँ पे सर्कुलर चैनल सेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन अलग आती है, मैक्सिमम फ्लो के लिए इक्वेशन अलग आती है। दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट में भी पूछा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पूछा जाता है। मैं एक हिंट भी बता देती हूँ आपको कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि इनिशियली मैंने जब मैं एग्जाम देती थी तो मैंने याद किया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। फिर मैंने ट्रिक बनाई और उसके बाद अब मुझे रिकॉल भी नहीं, मतलब रिवाइज भी नहीं करूँ इसको अगर बड़े लंबे टाइम तक, तो भी मुझे फॉर्मूले याद रहते हैं। तो वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम के लिए ये है, ये आए कहाँ से उसका भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी बाद में, बट पहले ये कैसे याद रखना है हम ये कर लेते हैं डिस्कस। ये स्पीड बोल सकते हैं वेलोसिटी को, और ये है डिस्चार्ज के केस में। तो मैंने क्या किया, स्पीड को मैंने बना दिया 8, तो यानी 0.81 वाला आपका होगा सर्कुलर चैनल के स्केलर में मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में, और डी को अगर उल्टा कर दूं मैं तो ये बन जाएगा 9। तो 9 वाला जो आ रहा है 0.95, ये उसके केस में आ रहा है। बेसिकली वैल्यूज याद रह जाती थी, लेकिन बार बार कंफ्यूजन वही रहता था कि मैक्सिमम वेलोसिटी वाले केस में क्या होगा, डिस्चार्ज वाले में क्या होगा, किस में 0.95 होगा या 0.81 होगा। हालांकि 0.181 रख लो, इतना काफी होगा, थर्ड डिजिट तक याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में 0.81 होता है, तो 0.81 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऐसे लग रहा हो कि याद ही क्यों रखनी पड़ रही है, क्या हम इसका डिराइव नहीं कर सकते क्या? तो पहली बात तो कहूंगी कि वैसे लेंदी है, और दूसरा आप इसको बिना कैलकुलेटर के पूरा डिराइव कर भी लोगे तो भी एट द एंड आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। कैसे? जैसे कि ये डाया है डी और ये वाला भी डाया होगा डी। अब मुझे ये निकालना है कि ये एच है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो, ये कितना टाइम्स हो इस डी का कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्चार्ज के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी वाले केस है। तो यहाँ पे जो डी है, इस डी को मैं डी और थीटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये जो स्मॉल डी है इसको डी और थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ये डी है, ये एंगल θ/2 है, ये टोटल डिस्टेंस डी है, और ये वाला ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं ये दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये निकाल सकती हूँ। इस तरीके से स्मॉल डी को डी और थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। v इज इक्वल टू, जैसे चेजिस फॉर्मूला ले रहे हैं तो ये इक्वेशन होगी। c और s तो यहाँ पे कांस्टेंट है, r आपका वेरिएबल है, r आपका a/p होगा। तो इस वाले सेक्शन के लिए आप a और p निकाल लो अगर d और थीटा की फॉर्म में, तो d तो आपका कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, जो v का आपका एक्सप्रेशन आएगा, और उसको 0 के इक्वल करोगे, तो उस केस में आपकी थीटा की वैल्यू जो आएगी उसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं कर सकते। डिस्चार्ज अगर निकालना है तो उस केस में हम Q इज इक्वल टू AV का फॉर्मूला लिखते हैं, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे A है, ये भी थीटा का फंक्शन होगा, और जो वेलोसिटी है इसमें भी थीटा आएगा, तो Q का जो एक्सप्रेशन है वो अलग हो जाएगा। तो इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट करेंगे, तो थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी कि ये थीटा की वैल्यू के लिए आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज पास होगा। तो उस थीटा की वैल्यू को आप इस डी और कैपिटल डी के रिलेशन में रखोगे, तो आपका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन आ जाएगी, जो अब मैंने बताया 0.95 डी होता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में दिया है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज इन सर्कुलर चैनल सेक्शन, तो रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू दैट ऑफ डेप्थ ऑफ डायमीटर ऑफ द चैनल। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि रेशियो 0.95 होता है, यानी डी आपका स्मॉल डी है, 0.95 डी होगा, तो उस केस में आपका डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम पास होगा। और इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 137 में दिया है कि ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन है,
वो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, इसके लिए स्लोपिंग साइड्स का है वर्टिकल से एंगल कितना होगा। तो जैसे इस तरीके से ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वाला थीटा आपसे पूछा गया है, तो ये थीटा होता है, ये 45 डिग्री होता है, और जो सेंट्रल वाला टोटल एंगल है ये 90 डिग्री होता है। ये वैल्यू आपको मैं एडवाइस करूंगी कि डायरेक्टली आप याद रख लो। अब अगर किसी को क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये डिराइव कैसे करते हैं हम ये रिलेशनशिप, तो अगेन प्रोसीजर वही होता है कि हम पेरीमीटर को मिनिमाइज करते हैं। मैं डेरिवेशन इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि एग्जाम में आप डिराइव करो, क्योंकि टाइम का मेन कॉन्स्टेंट रहता है आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स में। तो जैसे कि ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने ए बी सी, इसमें ये डिस्टेंस y है, तो बी सी वाई हो जाएगा आपका। बी सी वाई है और ये एंगल मुझे पता है, तो ए बी और ए सी को मैं y और थीटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो टेन थीटा मेरा इक्वल होगा ए बी अपॉन बी सी के। ये थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी यहाँ पे है, वो निकालूंगी मैं y और थीटा की फॉर्म में, वो आ जाएगा y टेन थीटा। इसी तरीके से मैं cos थीटा की इक्वेशन लिखूंगी, तो cos थीटा होगा जो बेस है वो बी सी डिवाइडेड बाई जो ये वाली डायमेंशन है ए सी। तो यहां से मेरा ए सी आ जाएगा y अपॉन y अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y सेक थीटा आ जाएगा। यानी मैं ए सी को लिख सकती हूँ y सेक थीटा। अब मुझे डायमेंशन आ गए तो मैं एरिया इजिली निकाल सकती हूँ। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू वाई टेन थीटा, ये डिस्टेंस इंटू वाई, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी टोटल दोनों साइड का निकालने के लिए। तो वाई स्क्वायर टेन थीटा एरिया आ गया। यहां से वाई आ रहा मेरा ए अपॉन टेन थीटा का रूट। अब मैं पी की इक्वेशन लिखूंगी, और पी की इक्वेशन मेरी आ रही है 2y सेक थीटा, क्योंकि ये वाली जो मेरी डायमेंशन है ये y सेक थीटा है। तो टोटल जो पेरीमीटर आएगा वो 2y सेक थीटा आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन मुझे क्यों चाहिए थी, क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना था। y भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो मुझे किसी एक वेरिएबल के टर्म में लाना था ताकि मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाऊँ इजीली। तो y है वो ये आ गया। तो y को मैंने रिप्लेस कर दिया बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से, रूट ए अपॉन रूट टेन थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो p की वैल्यू मेरी ये आ गई है 8 रूट ए अपॉन रूट साइन टू थीटा। अब जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो, तो मेरे पेरीमीटर की वैल्यू मिनिमम होगी। और ऑप्टिमम कंडीशन जो इकोनॉमिकल सेक्शन होता है उसकी ये कंडीशन होती है कि पेरीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए। तो साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। यानी यहां पर आपका आंसर आ गया है कि 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। नंबर 138 में दिया है कि कोई ट्रेपेजोइडल जनरल सेक्शन है, वो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, इसके लिए उसकी हार्डलिक रेडियस है वो किसके इक्वल होगी। याद रखने का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कि रेक्टेंगुलर के इक्वल होती है, आप ये याद रख लो। रेक्टेंगुलर की आप इजीली निकाल ही लेते हो कि y/2 होती है। कंसेप्चुअली है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी समझेंगे। हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन लिया हुआ है, b इसकी बेस विड्थ है और t इसकी टॉप विड्थ है। ये जो स्लोप है ये 1:n है, यानी ये है वो डेप्थ अगर d है तो ये nd होगा, और ये भी nd होगा। ये d है, ये वाला डिस्टेंस ये nd होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा d 1 - n स्क्वायर का रूट। ये हमने साइड्स भी निकाल ली। अब इस ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए अगर मैं r का फॉर्मूला लिखूं तो r होगा a/p। a क्या हो जाएगा, ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला का r क्या होता है, जैसे कि ये ट्रेपेजोइडल है, ये डेप्थ अगर y है, ऑब्वियसली ये स्लोप दोनों साइड का सेम होगा। ये अगर t1 है, ये t2 है, तो हम कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला, t1 + t2/2 × y। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या होगा, t1 की वैल्यू b है और t2 की वैल्यू हो जाएगी nd, यहाँ पे आ जाएगा, और b ये वाला है, तो b + 2nd हो गया t2। तो b + 2nd + b डिवाइडेड बाई 2 करूंगी तो इसकी जगह मेरा b + nd आ जाएगा। और जो बीच की डिस्टेंस है दोनों साइड्स की वो y है, तो है मतलब y की जगह पे यहाँ पे d है, डिवाइडेड बाई p। पेरीमीटर में क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये दोनों साइड्स की डिस्टेंस। b एक साइड की डिस्टेंस है 1 + n स्क्वायर का रूट इंटू d, दोनों साइड की डिस्टेंस हो जाएगी इसका ट्वाइस। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे जो हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की ट्रेपेजोइडल के लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि आपकी साइड स्लोप है वो टॉप विड्थ का हाफ है।
यानी T/2 आपका इक्वल होता है 1 प्लस एन स्क्वायर का रूट इंटू डी। तो यहाँ से मैं ये इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 1 प्लस एन स्क्वायर का रूट इंटू डी है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं टॉप विड्थ से रिप्लेस कर सकती हूँ। टॉप विड्थ मेरी क्या है, बी प्लस 2 है। यानी ये वाला जो है फॉर्मूले में यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको मैं लिख सकती हूँ बी प्लस 2 इसको मैंने बी प्लस 2 लिखा तो ये 2b प्लस 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर नीचे बी प्लस एन डी कैंसिल होकर फाइनल आंसर आपका D/2 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी याद रखने के लिए रेक्टेंगल वाला ठीक है, और आपका निकालना भी पड़े तो आप उसको निकाल लीजिए, वो इससे इजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 139 में दिया है कि क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो होता है एक चैनल सेक्शन में, वो कैसे डिफाइंड होता है, क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो एक तो क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करते हैं, एक होता है स्पेसिफिक एनर्जी, एक होता है स्पेसिफिक फोर्स। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो जब y की वैल्यू मिनिमम होगी किसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो y होगा उसको हम yc से डिनोट करेंगे और e होगा उसको ec से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रही है इसमें हम v को भी y की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि टोटल डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो q इज इक्वल टू AV होता है, तो v को मैं q अपॉन a लिख सकती हूँ और a मेरा b इंटू वाई हो जाएगा। b है वो विड्थ है और y है वो डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो इस तरीके से बेसिकली ये मेरा एक फंक्शन आ जाएगा सिर्फ, जिसमें कि राइट हैंड साइड में बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, एक y ही वेरिएबल है। अब ये फंक्शन आ गया तो मैं इसको प्लॉट कर सकती हूँ। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूंगी तो जैसे कि मैं q की एक वैल्यू ले रही हूँ Q1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एनर्जी ली है, यहाँ पर मैंने डेप्थ ऑफ फ्लो लिया है, तो ग्राफ बनना है वो इस तरीके से जा रहा है। यानी मेरी स्पेसिफिक एनर्जी अगर ये है, इस स्पेसिफिक एनर्जी के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, तो एक तो मेरी ये यहाँ पर एनर्जी होगी जो कि पॉसिबल है, सॉरी डेप्थ ऑफ फ्लो होगी यहाँ पे जो कि पॉसिबल है, और दूसरा यहाँ पे ये डेप्थ ऑफ फ्लो है जो कि पॉसिबल है। अब यहाँ पर अगर क्यू डिस्चार्ज मुझे पास कराना है मिनिमम एनर्जी के साथ, तो मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी, ये वाला पॉइंट, ये वाली वैल्यू है वो मिनिमम होगी एनर्जी की, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो होगा, तो उस केस में डेप्थ ऑफ फ्लो YC होगा। अब अगर मेरे पास एनर्जी इस E से कम है तो क्या मैं क्यू डिस्चार्ज पास करा सकती हूँ, मैं नहीं करा सकती हूँ। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाते हैं क्यू डिक्रीज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इतना एनर्जी ना होके जो एनर्जी अवेलेबल है चैनल में वो ये है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कौन सी क्यू के डिस्चार्ज को ये कट कर रहा है। जैसे कि ये क्यू का मतलब क्यू का ग्राफ है जिसको ये कट कर रहा है, तो ये डिस्चार्ज अब पॉसिबल है Q2। Q1 जो था वो पॉसिबल नहीं है और ऑब्वियसली Q2 है वो Q1 से लेस होगा। यानी स्पेसिफिक क्रिटिकल फ्लो हो रहा है उस केस में मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो जो इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए हम पास करा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू पास दिस डिस्चार्ज Q1। अब ए में दिया स्पेसिफिक एनर्जी इज मैक्सिमम, तो नहीं, ये तो मिनिमम होता है। स्पेसिफिक फोर्स इज मैक्सिमम, तो स्पेसिफिक फोर्स को भी हम देखते हैं, ये इक्वेशन होती है स्पेसिफिक फोर्स की। तो यहाँ पर भी ए को अगर हम बी वाई की फॉर्म में रखेंगे तो एफ और वाई में एक फंक्शन हमें मिलेगा। बेसिकली राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो भी चीजें आ रही हैं इनमें बाकी सारा कॉन्स्टेंट है, वाई आपका वेरिएबल है और लेफ्ट हैंड साइड में एफ है। तो जैसे स्पेसिफिक एनर्जी के केस में हमने ग्राफ प्लॉट किया था, वैसे ही हम स्पेसिफिक फोर्स के केस में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और सेम वैसा ही रिलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। अब जैसे कि ये डिस्चार्ज Q1 के लिए ग्राफ है, इसमें किसी भी पॉइंट पर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक फोर्स होगा, यहाँ पर एक ये डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है, एक दूसरा ये डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल है, और सेम ये डिस्चार्ज Q1 पास कराने के लिए मिनिमम कितना स्पेसिफिक फोर्स होना चाहिए, तो मिनिमम जो स्पेसिफिक फोर्स होना चाहिए वो हमें यहाँ से मिलेगा। ये वाले पॉइंट पे जो स्पेसिफिक फोर्स है उसकी वैल्यू मिनिमम है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा उसको अगर हम FC से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं कि FC वो मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स है जिस पर कि डिस्चार्ज क्यों है वो पॉसिबल हो पा रहा है। अब क्या होगा अगर स्पेसिफिक फोर्स इससे कम हो जाए, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक फोर्स ये वैल्यू ना होके स्पेसिफिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही है, ये यहाँ पर आपका स्पेसिफिक फोर्स आ रहा है, तो उस केस में आपका ग्राफ बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, क्योंकि अब आपका Q1 के लिए ग्राफ नहीं होगा, डिस्चार्ज होगा वो कुछ अलग होगा। और उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो फॉर एग्जांपल अगर वो इस तरीके से जा रहा है और ये Q2 के लिए ग्राफ है, तो यहाँ पर Q2 है वो Q1 से
कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये FC जो स्पेसिफिक फोर्स आ रहा था यहाँ पे, ये इससे हमने जो शो किया था यहाँ पर, ये मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स है जिस पर कि डिस्चार्ज Q1 पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है क्रिटिकल केस में, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक फोर्स दोनों मिनिमम होंगे और ऑब्वियसली डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है कि क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो है नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के केस में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक वाला फॉर्मूला है जो मैं कहूंगी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये इक्वल होता है FR² के, और यहाँ पर आपको पता है कि FR की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको हर जगह एप्लीकेबल होगा, आपके चैनल जो है उसकी शेप कुछ भी हो। वहीं पे आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज पास हो रहा है, आपसे पूछा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला एंगल यहाँ पे 45 डिग्री होगा क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन आपको दे दिया गया है, इस उसके लिए 45 डिग्री एंगल होता है, और ये डिस्टेंस अगर y है तो ये एंगल 45 डिग्री हुआ तो ये डिस्टेंस भी y होगी। अब हम यहाँ पर Q² T/G³ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें T निकालना होगा और हमें A निकालना होगा इस y की फॉर्म में। जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन यूज किया उसमें y को मैंने s लिखा है, तो आई होप आपके लिए अंडरस्टूड होगा, कोई मुश्किल नहीं है। एक और मुझे आपसे ओपिनियन चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए कि यहाँ पे जो फॉन्ट साइज में यूज कर रही हूँ, क्या आप फोन में देख रहे हो तो ये रीडेबल है क्या? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही स्लाइड में पूरा एक्सप्लेन हो जाए जो भी एक्सप्लेन करना है, बट ये टेक्स्ट साइज कहीं बहुत छोटा तो नहीं हो रहा कि आपको, फोन में मोस्टली स्टूडेंट्स देखते हो आप लोग, तो आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में, पढ़ने में। तो सबसे पहले देखो हम ए का एक्सप्रेशन लिख देंगे। ए क्या आ जाएगा? ए होगा, इस ट्राइंगल का एरिया में निकालूंगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और टोटल का निकालूंगी मैं टोटल ट्राइंगल सेक्शन का, तो इसका ट्वाइस यानी h² आ गया। तो AH² आ गया। टी क्या होगा? ये TH है और ये भी H है, तो टॉप विड्थ जो है, टॉप विड्थ क्या होती है? फ्री वाटर सरफेस पे जो विड्थ है टॉप पे, ये 2H हो जाएगी। अब ये कंडीशन होती है क्रिटिकल फ्लो के केस में। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया Q² T/GA³ इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये यहाँ से Q² का इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम ए और टी की वैल्यू रख देंगे, और हमें निकालना है एच, जो कि क्रिटिकल के केस में हम HC भी लिख सकते हैं जिसको। तो यहाँ पे एच निकालना है हमको और क्यू की वैल्यू 1 रख देनी है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे जी की जगह आपको 9.8 लिख देना है, और उसके बाद इसको सोल्व करने पे ये आएगा बेसिकली 2h⁵ एच। अगर यहाँ पे एच क्या है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो h इज इक्वल टू आ रहा है 2/9.81, h⁵ इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो h आ जाएगा 2/9.81 1/5। 9.8 को मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूंगी तो 4.9 आके ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। जस्ट फॉर्मूला लगाना है क्रिटिकल फ्लो का, और ए और टी हमें डेप्थ ऑफ फ्लो की फॉर्म में निकालना है ताकि हम डेप्थ ऑफ फ्लो को इजीली कैलकुलेट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 142 में दिया है कि गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई है, क्रिटिकल डेप्थ YC है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, तो YC और E में क्या रिलेशन होगा? तो ये भी वैसे तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, नहीं तो मैं आपको निकालते कैसे हैं वो जरूर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा सकते हैं अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो यहाँ से मेरा HC आ गया VC² अब जस्ट इसमें मुझे वैल्यूज रख देनी है। V² की जगह मुझे HC रख देना है, तो ये HC प्लस HC/2 आ जाएगा। HC प्लस HC/2 आएगा, तो EC मेरा इक्वल आ गया 3/2 HC के, और मुझे HC निकालना E की फॉर्म में, तो 2/3 E हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में दिया है कि सेम स्पेसिफिक फोर्स के लिए जो दो डेप्थ ऑफ फ्लो होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं? तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि स्पेसिफिक फोर्स F और Y के बीच में हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि F का जो फंक्शन है वो Q और A Y इन सब का फंक्शन होता है, तो डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, और इसको हम रिप्लेस करके
एफ और वाई में एक रिलेशन बना सकते हैं, और एफ और वाई में रिलेशन है तो हम उससे एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि वाई को वेरी कराने से एफ कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ आता है। अब इसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोर्स के लिए एक हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो ये वाला होगा, और दूसरा मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ये वाला होगा। तो इन दोनों को बोला जाता है कंजुगेट डेप्थ। वहीं पर सेम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो दो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है उनको बोला जाता है अल्टरनेट डेप्थ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगर सेम एनर्जी के लिए पूछा होता तो ए आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 144 में दी है कि मोस्ट कॉमन डिवाइस जो कि डिस्चार्ज मेजर करने के काम में आती है किसी चैनल के थ्रू, वो कौन सी है? तो करंट मीटर होता है वेलोसिटी के लिए, पिटो ट्यूब होता है वेलोसिटी के लिए। पिटो ट्यूब को आप चैनल फ्लो में भी यूज कर सकते हो और पाइप फ्लो में भी कर सकते हो। करंट मीटर है, ये रिवर वगैरह ओपन चैनल में वेलोसिटी मेजर करने के काम में आता है। वेंचुरी फ्लूम है, ये डिस्चार्ज मेजर करने की डिवाइस है। और जैसे कि पाइप फ्लो के केस में वेंचुरी मीटर होता है, उसी के जैसे है और सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। वेंचुरी मीटर के केस में जैसे कि हम फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको रिड्यूस करते हैं, एक थ्रोट सेक्शन बनता है और उसके बाद एनलार्ज कर देते हैं। सेम यही चीज वेंचुरी फ्लूम के थ्रू होती है कि विड्थ को हमने रिड्यूस कर दिया और ये थ्रोट बना और उसके बाद इस तरीके से एनलार्ज कर दिया। ये ग्रेजुअली है वो डाइवर्जिंग है। अब यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट होता है कि ये जो रिडक्शन किया इसके कारण यहाँ पे जो प्रेशर हेड है, पिजोमेट्रिक हेड है, उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा और हम उसको डिस्चार्ज से रिलेट कर देते हैं। तो Q को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एच रेज टू पावर n, और यहाँ पे K है, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम कैलिब्रेशन से निकाल लेते हैं। H यहाँ पर फ्लूम सेक्शन में डेप्थ ऑफ फ्लो है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। एक तो इसलिए भी क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे जंप ना होके यहाँ पे हम्प होगा। अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी है अपस्ट्रीम सेक्शन में रेक्टेंगुलर चैनल में 3 मीटर है। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी 2.5 मीटर है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प विदाउट कॉजिंग अ फ्लक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं कि हम्प होता क्या है। चैनल के बॉटम को हम ऊपर उठा देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने चैनल के बॉटम को रेज कर दिया है, ऊपर उठा दिया है, इसको बोला जाता है हम्प। और हम्प की हाइट क्या होगी? इनिशियली जो चैनल के बॉटम का लेवल था और अभी वाला है, इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हाइट ऑफ हम्प, डेल्टा जेड। अब ये हम्प के कारण फ्लो की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी? जैसे फॉर एग्जांपल सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है और ये है, ये फ्री वाटर सरफेस है और ये इस तरीके से जा रहा है, और इसी में अगर मुझे ये जो है स्पेसिफिक एनर्जी ये y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो ये मेरा चैनल का बॉटम है, ये तो मेरी डिस्टेंस यहाँ तक ये y1 हो गई, और उसके बाद वेलोसिटी हेड को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी E1 की। अपस्ट्रीम सेक्शन में जो टोटल जो अपस्ट्रीम सेक्शन में स्पेसिफिक एनर्जी है तो ये E1 है। इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये इस तरीके से लाइन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब हम डाउनस्ट्रीम सेक्शन को देख रहे हैं हम्प वाले को, तो उस केस में चैनल के बॉटम को हमने ऊपर उठा दिया है, तो इसके कारण बेसिकली ई की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम स्पेसिफिक एनर्जी चैनल बॉटम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब बॉटम ऊपर आ गया है तो ई की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पर अगर फ्री वाटर सरफेस हमने देखा ही था कि इस तरीके से जा रहा है, तो ये y2 है आफ्टर हम्प की जो डेप्थ ऑफ फ्लो है। इसमें अगर ये वेलोसिटी हेड ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें ये मिल जाती है E2। ये आफ्टर द हम्प जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो है। अब यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चंस में काफी बार देखा है कि इस तरीके का ग्राफ बनता है E और Y के बीच में, ये स्पेसिफिक एनर्जी है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है। अब यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए कि आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उसमें मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जैसे यहाँ पे हो रहा है, और इसको हम EC से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे इसको दिखाएं तो इस तरीके से दिखाएंगे, ये EC मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है। अब क्यू डिस्चार्ज पास कराने के लिए इतना मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ही होगा हमें। अगर स्पेसिफिक एनर्जी इससे कम हो गई तो क्यू डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाएगा डाउनस्ट्रीम सेक्शन में यहाँ से पास होना, और क्यू डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं होगा तो फ्लो है वो इधर की डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और अफ्लक्स हमें देखने को मिलेगा। अफ्लक्स क्या है? बेसिकली कि वाटर लेवल है वो ग्रेजुअली राइज करने लग गया है, तो वो अफ्लक्स है। अब वो राइज कब करने लगेगा? जब यहाँ पर एनर्जी आपकी है वो EC से कम हो गई है, EC से कम एनर्जी हो गई है, तो क्यू डिस्चार्ज जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है। यहाँ से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है क्यू डेस वो क्यू से कम है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है कि अफ्लक्स नहीं होना चाहिए, तो अफ्लक्स नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है कि E2 आपका जो है
वो क्रिटिकल एनर्जी जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो, इससे कम ना हो। अब यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये E1 है हमारा, ये E2 है और ये डेल्टा जेड है। तो आप ग्राफ में इजीली देख के ये इक्वेशन लिख सकती हो पहले तो कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू डेल्टा जेड होगा। और यहाँ मुझे फ्लक्स की कंडीशन के कारण ये पता चल गया कि मेरा E2 है वो EC के इक्वल होगा। E2 EC के इक्वल होगा तो E1 माइनस EC इज इक्वल टू डेल्टा जेड आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, सारी चीजें आपको दे दी हैं। E1 आपका 3 मीटर है। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जो है क्रिटिकल फ्लो के केस की 2.5 मीटर है। तो ऑब्वियसली फ्लक्स आपका हो जाएगा 3 माइनस 2.5, 0.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया है कि 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, यूनिफॉर्म फ्लो इसमें अकर हो रहा है 2 मीटर की डेप्थ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर √2g मीटर पर सेकेंड है, तो हाइट ऑफ जंप नहीं, यहाँ पे भी हम्प होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था, कैन बी रेज्ड विदाउट कॉजिंग अ फ्लक्स। तो पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 145, वहां पर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू आपका डेल्टा जेड होता है, और विदाउट फ्लक्स मैक्सिमम जो हम की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं वो होगी जिसके लिए E1 है वो EC के इक्वल हो जाए। तो E1 EC के इक्वल हो जाएगा तो ये डेल्टा जेड मैक्सिमम वाला आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन में जो डेटा आपको दिया गया है, सबसे पहले तो हम इसके लिए FR कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि फ्लो पहले से सब क्रिटिकल स्टेट में है तो सही, क्योंकि तभी फिर हम हम्प दे पाएंगे। और क्वेश्चन में जो डेटा दिया है Hg0 की वैल्यू 2 मीटर, V इज इक्वल टू √2g, तो इसके लिए जब हम फ्राउड नंबर FR कैलकुलेट करेंगे, FR है V अपॉन √2gs, तो इसको कैलकुलेट करने पे FR की वैल्यू है वो 1 आएगी, V की वैल्यू हम रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे, यानी फ्राउड नंबर 1 है, यानी आपका जो फ्लो है वो ऑलरेडी ही क्रिटिकल है। तो E1 माइनस EC इज इक्वल टू डेल्टा जेड होता है, डेल्टा जेड मैक्सिमम। E1 आपका EC के इक्वल हो गया तो डेल्टा जेड की वैल्यू तो आपकी 0 ही आ जाएगी, यानी थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे हम हम्प देंगे, हम इसको इंक्रीज करेंगे, तो हमारी जो E2 है वो EC से कम हो जाएगी, और E2 EC से कम हो जाएगी तो जितना डिस्चार्ज इधर से आ रहा है उतना डिस्चार्ज यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। उस केस में यहाँ पर जो डिस्चार्ज पास आ रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इधर फ्लक्स हो जाएगा, फ्लो की जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 147 में दिया है कि स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ ए चैनल है वो अगर राइज हो रहा है फ्लो के डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे। तो इसमें यहाँ पर 5 टाइप के ये स्लोप होते हैं। सबसे पहले स्लोप की वैल्यू अगर कम है तो उसको माइल्ड स्लोप बोलेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है स्लोप कम है कि ज्यादा है उसका, तो क्राइटेरिया यह होता है कि अगर उसमें यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो आएगी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो कैसे आएगी, अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो हमें पता है कि ये रिलेशन होता है ई और EC और YC में, YC क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है। तो इस रिलेशन से जो हमारी YC आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो की लाइन बना देंगे। अब अगर चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है उस केस में डेप्थ ऑफ फ्लो अगर उससे ऊपर है, ओबियसली स्लोप कम होगा तो डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम रहेगी, तो उसको हम माइल्ड स्लोप बोलेंगे। अगर इसका उल्टा हो रहा है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ऊपर हो, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो की लाइन नीचे है, यानी नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से कम है, तो उस केस में इसको स्टीप स्लोप बोला जाएगा। क्रिटिकल स्लोप है उसमें क्या होगा, उसमें कि स्लोप इतना है कि आपकी जो फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्म फ्लो वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो पे हो रहा है, यानी NDL और CDL है वो कॉन्साइड कर रही हैं। उसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आपका चैनल बॉटम है, तो उसमें कोई यूनिफॉर्म फ्लो तो नॉर्मल कंडीशंस में हम करवा ही नहीं पाएंगे कि यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है किसी डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए, तो उसमें NDL आपकी इनफाइनाइट पे होगी और CDL आपकी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे। उसके बाद एक होता है एडवर्स स्लोप की फ्लो की डायरेक्शन में नॉर्मली होता है कि जो स्लोप होता है वो ऐसा होता है और तभी ऑब्वियसली फ्लो हो पाता है यूनिफॉर्म फ्लो। बट अगर इस तरीके से है चैनल का बॉटम कि इधर की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है आपका डेटम हेड, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्स स्लोप। तो यही क्वेश्चन में दिया है स्लोप ऑफ बॉटम चैनल राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो फ्लो की डायरेक्शन में अगर चैनल का स्लोप राइज हो रहा है तो एडवर्स फ्लो है, और फॉल हो रहा है तो इन तीनों में से कोई सा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल है तो ये होगा, यानी यहाँ पर आपका आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अब ग्राफ प्लॉट करें, स्पेसिफिक एनर्जी को हम y एक्सिस पे लें, डेप्थ ऑफ फ्लो को x एक्सिस पे लें,
तो यहाँ पे अगर अब हम ग्राफ प्लॉट करें स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में, एक्स एक्सिस पे हमने स्पेसिफिक एनर्जी लिए है, वाई एक्सिस पे डेप्थ ऑफ फ्लो लिया है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी स्पेसिफिक एनर्जी इवन है तो उस केस में जो मेरी सब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो वाई सी होगा, सॉरी वाई वन होगा, और सुपर क्रिटिकल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग में डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको मैं वाई टू से डिनोट कर रही हूँ। ये मेरा वाई टू की वैल्यू है और ये मेरा वाई सी की वैल्यू, वाई वन की वैल्यू है। और वाई सी क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है, वो पॉइंट जो कि मिनिमम एनर्जी को डिनोट कर रहा है, जो कि ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो होती है वाई सी। अब अगर स्पेसिफिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, E1 के बजाय स्पेसिफिक एनर्जी मान लिया कि ये है स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे E2 है, तो उस केस में अगर मैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो को नोट करूँ पहले के जैसे ही रेड कलर में, तो ये मेरी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो ऐसे होगी, ये y3, और सब क्रिटिकल ये कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ फ्लो है वो मेरा इस तरीके से यहाँ से ऊपर में बनाऊंगी तो जाएगा, और ये ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो ये यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये मेरे y4 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर मैं y1 और y3 को कंपेयर करूँ तो मुझे पता है कि y1 है वो मेरा ग्रेटर होगा y3 से, यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में डेप्थ ऑफ फ्लो एनर्जी को बढ़ाने से डिक्रीज होगी, वहीं पे सब क्रिटिकल फ्लो के केस में उल्टा होगा। सब क्रिटिकल फ्लो के केस में y2 ये था मेरा इनिशियल जो स्पेसिफिक एनर्जी था, सॉरी जो डेप्थ ऑफ फ्लो था, और अभी है डेप्थ ऑफ फ्लो y4। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये जो मैंने अभी येलो कलर में शो किया है y4, ये कितना ज्यादा बड़ी वैल्यू है कंपेयर टू दिस y2। यानी हम कह सकते हैं कि सब क्रिटिकल फ्लो के केस में अगर जो स्पेसिफिक एनर्जी उसको बढ़ाते हैं तो आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो है तो वो इंक्रीज होती है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा है कि एक वेंचुरी फ्लूम है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम हो, उसके लिए डेप्थ एट द थ्रोट क्या होना चाहिए। तो बेसिकली वेंचुरी फ्लूम है उसको हम यूज करते हैं ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसा वेंचुरीमीटर के केस में होता है उस तरीके से हम इस तरीके से इसका जो विड्थ है उसको रिड्यूस करते हैं, थ्रोट सेक्शन बनता है और उसके बाद वापस से इंक्रीज कर देते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, इसके लिए यहाँ पे डेप्थ क्या होगी थ्रोट पे। तो थ्रोट पे डिस्चार्ज मैक्सिमम है, यानी फ्लो है वो क्रिटिकल फ्लो की बात हो रही है। क्रिटिकल फ्लो के केस में डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, स्पेसिफिक फोर्स और स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि क्रिटिकल फ्लो की बात हो रही है, और हमें पता है कि क्रिटिकल फ्लो है उसके केस में ये वाला रिलेशन होता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन मानेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप रेक्टेंगुलर ही मानेंगे उस सेक्शन को, अगर शेप को कहीं एज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है तो। तो ई मिनिमम है वो 3/2 एच सी के इक्वल होता है, ये हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं और मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है स्पेसिफिक एनर्जी और ये आपका इक्वेशन थी एफ आर की, जो कि 1 के इक्वल होगा अगर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है तो यहाँ से मेरा वी सी आ गया, वी सी इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी वाई सी। ये वी सी स्क्वायर अगर इसमें रिप्लेस करूं तो ये वाई सी आ जाएगा प्लस जी वाई सी है, ये आ जाएगा अपॉन 2g। तो यहाँ से वाई सी प्लस वाई सी बाई 2 यानी 3/2 वाई सी आ गया, यानी मेरी क्रिटिकल जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है वो 3/2 वाई सी है। तो मैं कह सकती हूँ कि वाई सी होगा वो 2/3 होगा। अब यहाँ पर ये इन्होंने आगे कुछ लिखा नहीं है तो ये मिसिंग है, आपको अज्यूम करना है, बेसिकली होना चाहिए था। तो मैं कह सकती हूँ कि डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 2/3 टाइम्स होगी मेरी स्पेसिफिक एनर्जी की, तो मेरा फ्लो है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ तो लिखा है इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लो, तो टोटल एनर्जी ऑफ फ्लो नहीं होगा, स्पेसिफिक एनर्जी का होगा, और कितना होगा 2/3 होगा। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और मैक्सिमम डिस्चार्ज क्यों होता है इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये यहाँ पे अलग अलग डिस्चार्ज के आपको ग्राफ दिख रहे हैं। ये डिस्चार्ज Q1 का ग्राफ है, ये डिस्चार्ज Q2 का ग्राफ है, ये डिस्चार्ज Q3 का ग्राफ है। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं डिस्चार्ज हमारा बढ़ रहा है, Q1 ग्रेटर होगा Q2 से और Q2 ग्रेटर होगा Q3 से। तो क्रिटिकल फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्रिटिकल एनर्जी होती है EC, ये इस ग्राफ को यहाँ टच कर रहा है और ये इस तरीके से YC आपका मिलता है। अब EC है
वो इस ग्राफ को यहाँ टच कर रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पे। इसी की वैल्यू अगर इससे कम हो गई, इसी की वैल्यू अगर इतनी हो गई, तो ये इस ग्राफ को कहीं कट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है Q3 का, और इस ग्राफ को आपके ये जो ई वाली लाइन है ये कहीं कट नहीं करेगी, यानी इस एनर्जी के साथ आपका Q डिस्चार्ज पास करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डिस्चार्ज पास करवाना है तो आपको दूसरा ग्राफ लेना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली Q4 होगा और Q3 से छोटा होगा। तो EC वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। तो यहाँ पर सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा है स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ ए चैनल माइल्ड हो, इसके लिए नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगी। तो माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप हम बेसिकली इसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि उसमें यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से कम है कि ज्यादा है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो हम इस तरीके से अगर रेक्टेंगुलर है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रिटिकल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो आएगी वो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें कुछ डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, उस डिस्चार्ज के लिए आप EC निकाल सकते हो और EC निकाल सकते हो, उससे SC निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपने CDL बना दी। अब क्या होगा, अब यूनिफॉर्म फ्लो अगर कराना है इसी चैनल में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डेप्थ ऑफ फ्लो आएगी, उसको हम NDL से मार्क करते हैं। तो अगर NDL हमारी CDL से ऊपर आ रही है तो माइल्ड स्लोप होगा, अगर इसका उल्टा है तो स्टीप स्लोप होगा। और इस चीज को आप थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते हो कि स्टीप जितना ज्यादा वैल्यू होगी स्लोप की, उतना ही वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डेप्थ ऑफ फ्लो कम होगा। वहीं पे स्लोप की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी और डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी घटेगी तो डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होगा आपका, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है, NDL ऊपर से जाएगी। क्वेश्चन नंबर 151 में दिया है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो है, ये कौन से टाइप के चैनल सेक्शन में, कौन से स्लोप के चैनल सेक्शन में अकर कर सकता है। तो यहाँ पर काफी लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर है वो स्टीप स्लोप होगा, बट स्टीप स्लोप आंसर होता है अगर क्वेश्चन में दिया गया होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो के रिगार्डिंग पूछा गया है, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो अगर हमें अकर करवाना है स्टीप स्लोप वाले चैनल में तो ऑब्वियसली वहां पे फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल होगा। बट कंट्रोल्ड कंडीशन में फ्लो पॉसिबल है ये हॉरिजॉन्टल बॉटम स्लोप के केस में भी और माइल्ड स्लोप के भी केस में भी। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पे जैसे कि ये बहुत हाई डेप्थ तक वाटर स्टोर हुआ हुआ और ये डैम का है, ये कोई स्लूस गेट है, तो यहाँ से पानी जब बाहर निकल रहा होगा तो वो डेप्थ उसकी काफी कम होगी और फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल होगा। तो माइल्ड स्लोप या हॉरिजॉन्टल के केस में भी हम जो फ्लो है उसको कंट्रोल करके सुपर क्रिटिकल फ्लो पॉसिबल करा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। यूनिफॉर्म फ्लो की बात की जाए तो माइल्ड स्लोप के केस में हमेशा सब क्रिटिकल होता है और स्टीप स्लोप के केस में सुपर क्रिटिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 152 में दिए है कि सर्ज है ओपन चैनल में, उसको एनालिसिस करने के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशंस का यूज करेंगे। चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, मतलब चार यहाँ पे इक्वेशंस दी हैं और ऑप्शंस जो आंसर के दिए हैं वो कॉम्बिनेशन में दिए हैं कि एक होगा, इन में से कोई दो होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है नेविल स्टोक इक्वेशन। नेविल स्टोक इक्वेशन में हम विस्कोसिटी को कंसिडर करते हैं, बट आपको पता है कि ओपन चैनल फ्लो के केस में ग्रेविटेशनल फोर्सेज और जो इनर्शिया फोर्सेज वो ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विस्कोसिटी को हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, तो नेविल स्टोक यहाँ पे नहीं होगा। सेकंड पे दिया एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन है ये हम रैपिडली वेरिड फ्लो में जैसे सर्ज या हाइड्रोलिक जंप के केस में हम नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रैपिडली फ्लो होते में वेरिएशंस होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस होने के कारण एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। एनर्जी इक्वेशन है जो बर्नौलीज इक्वेशन वो इसी पे बेस्ड है कि एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी सिस्टम में, ये वहाँ पे एजम्पशन है, तो हम इसको भी अप्लाई वहाँ पे नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये बेस्ड है मास कंजर्वेशन पे, तो ऑब्वियसली मास तो कंजर्व रहेगा, एनर्जी में लॉसेज हो रहे हैं बस, तो ये अप्लीकेबल होगी। और इसी के साथ में मोमेंटम इक्वेशन अप्लीकेबल होगी। मोमेंटम इक्वेशन को हम क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम इक्वेशन है उसमें ये अजम्पशन है कि mv आपका कांस्टेंट होगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का आपका है वो कांस्टेंट रहेगा। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 में दिया है कि क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज है वो क्यू मीटर क्यू पर सेकंड पर मीटर है। बेसिकली क्यू अपॉन बी है यहाँ पर, जो आपको स्मॉल क्यू दिया गया है वो पर यूनिट विड्थ जो डिस्चार्ज होता है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है तो उस केस में क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्यू और जी की फॉर्म में। अब यहाँ पर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमसे पूछा गया है बी है, क्यू बेसिकली होगा बी इंटू एच एरिया और इंटू वेलोसिटी। अब मैं बी को अगर इधर ले आऊँ तो क्यू अपॉन बी आपका स्मॉल क्यू हो जाएगा और ये आपका इक्वल होगा यहाँ पे
एच इंटू वी के। अगर क्रिटिकल फ्लो के लिए मैं ये इक्वेशन लिखूंगी तो क्यू मेरा इक्वल आ जाएगा वी सी एच सी के। इसी के साथ में मुझे ये भी पता है कि रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मैं ये लिख सकती हूँ कि v इज इक्वल टू जी वाई सी का रूट, ये 1 के इक्वल होता है क्योंकि ये इक्वल होता है फ्रॉड नंबर के, v अपॉन रूट जी वाई। और क्रिटिकल फ्लो के केस में v की वैल्यू y की वैल्यू yc हो जाएगी और एफ आर मेरा फ्रॉड नंबर जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो vc इज इक्वल टू रूट जी एच सी आ गया। अब ये वाली इक्वेशन से इससे मैं एच सी की वैल्यू लिख सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन से मेरा एच सी आ जाएगा q अपॉन वी सी। यहाँ पे जो एच सी आ रहा है इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगी क्योंकि मुझे आंसर चाहिए वो क्यू और जी की फॉर्म में चाहिए, आपको ऑप्शंस दिख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस करती हूँ एच सी को इससे तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी। इसका दोनों साइड स्क्वायर करा तो यह आ गया और इसमें अगर मैं क्यूब रूट लूंगी दोनों साइड तो वी सी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू जी रेज टू पावर 1/3, यानी आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 में दिया है कि माइल्ड स्लोप प्रोफाइल M2 है, ये कहाँ पे अकर होगा। तो बेसिकली 3 टाइप के फ्लो प्रोफाइल यहाँ पे M के लिए पॉसिबल है। कौन कौन से? सबसे पहले तो हम CDL और NDL मार्क करेंगे और उसमें हम YC और YN को डिनोट कर सकते हैं। तो माइल्ड स्लोप है, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा होगा तो आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो नीचे होगा, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो ऊपर होगा। बेसिकली सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा होगा, माइल्ड स्लोप है तो ये आपकी नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है जो कि यूनिफॉर्म फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग है। दूसरा आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो YC आ गई, ये आपकी CDL हो गई, ये आपकी NDL हो गई। अब ये है, ये इसी तरीके से हम माइल्ड स्टीप सबके लिए बना सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो कि जनरल अप्लीकेबल है। तो CDL NDL बनाना नॉर्मल है, ये माइल्ड स्टीप सारे टाइप के लिए कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो प्रोफाइल बनेगा वो 1 नंबर बनेगा, मतलब M1 बनेगा, यहाँ पे बनेगा वो M2 बनेगा, यहाँ पे बनेगा वो M3 बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। इसके अलावा आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि M2 में जो भी प्रोफाइल बनेगा वो इस तरीके से फॉलिंग होगा। M1 की क्या कंडीशन है? M1 में हमेशा राइजिंग होगा और जाके ये CDL वाली लाइन है इसके इस तरीके से परपेंडिकुलरली मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर जाएगा ये M3, मतलब M3 वो इस वाले बॉटम और CDL के बीच में होगा और इस तरीके से जाके इसे मिलेगा। तो माइल्ड स्लोप में M2 प्रोफाइल अकर हो रहा है, ये हमें बताया गया। तो हमें पता है कि M2 प्रोफाइल अकर होता है आपका NDL और CDL के बीच में, यानी आपका डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे होगा वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा होगा और नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से कम होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। इसमें और भी काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से स्लो पॉसिबल, मतलब कौन कौन सी प्रोफाइल पॉसिबल है और कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है अराउंड 10 मिनट्स का, काफी शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है S1 S2 S3 जो भी एस में प्रोफाइल्स पॉसिबल है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी, पिन कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर इस टॉपिक में दिक्कत हो और आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, स्टीप स्लो प्रोफाइल अगर S1 है तो टाइप ऑफ फ्लो यहाँ पे क्या होगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा S1। स्टीप फ्लो के लिए हम बनाएंगे तो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो नीचे आएगा, CDL ऊपर आएगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, डेप्थ ऑफ फ्लो कम रहेगा। तो ये आपकी यहाँ पे आ गई NDL और इसके ऊपर आ रही है CDL। S1 प्रोफाइल है तो सबसे ऊपर वाले रीजन में जो बनता है वो S1 होगा, यहाँ पे जो बनता है S2 होगा, यहाँ पे बनता है S3 होगा। स्टीप स्लोप है तो यही सेम M1 M2 M3 हो जाता है अगर आपका माइल्ड स्लोप है तो S1 बन रहा है, मतलब आपका यहाँ पे बन रहा है, इससे ऊपर बन रहा है यहाँ पे, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा डेप्थ ऑफ फ्लो है तो कौन सा टाइप का फ्लो होता है? ये सब क्रिटिकल फ्लो होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 में दिए है कि एक ट्राइंगुलर चैनल से फ्लो हो रहा है, फ्राउड नंबर क्या होगा यहाँ पर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी है इसके लिए। स्लोप आपको दिया है 1z, मतलब 1 वर्टिकल टू z हॉरिजॉन्टल, t है वो टॉप विड्थ है और y है वो डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो आपको पता ही है कि ये वाला फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है, FR² Q² T अपॉन GA क्यूब। उसके बाद इसी वाले फॉर्मूले में अब हम t और a की वैल्यू रख देंगे और t और a की वैल्यू रख देंगे हम z और y के फॉर्म में। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। q इज इक्वल टू AV होता है, तो मैंने q को मैंने AV से रिप्लेस कर दिया तो इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पर t और a को मैं रिप्लेस कर देती हूँ, ये ZH है तो यहाँ पे जो टॉप विड्थ होगी वो क्या होगी, अगर ये y है
ये y है, एक मिनट, ये है y, तो ये आपका होगा ZY और इधर का भी आपका ZY होगा, यानी आपका टॉप विड्थ इक्वल आ जाएगा 2ZY के, और वहीं पे आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस है 2ZY और जो डेप्थ या हाइट जो भी कह सकते हो आप इसको, ये y है, तो एरिया आपका आ जाएगा ZY स्क्वायर के। तो एरिया आ गया, y की जगह पे यहाँ पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, h मान लीजिए इसको, तो a है ZH स्क्वायर और t है 2ZH। उसके बाद अब यहाँ पे इन a और t की वैल्यूज को अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। हमें चाहिए इक्वेशन इस फॉर्म में, फ्राउड नंबर हमसे पूछा तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म आएगी। इसमें अब आप 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ नीचे और v को बाहर ले लो, तो ये एक्सप्रेशन आएगा जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी में। ध्यान रहे y की जगह यहाँ पे मैंने डेरिवेशंस में h यूज किया है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो का सिंबल होता है वो। क्वेश्चन नंबर 157 में दिया है कि FR है वो फ्राउड नंबर है, वो है ट्रायंगुलर चैनल का फ्राउड नंबर, और आपसे पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर चैनल का क्या होगा। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा कि ट्रायंगुलर के केस में FR की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी V/G YC/2 का स्क्वायर रूट, ये आपका FR आ रहा है। ये किस केस के लिए आया था, आपका ट्रायंगुलर के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि रेक्टेंगुलर के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना ही होता है। तो अब आप दोनों का रेशियो निकाल सकते हो। बेसिकली इन्होंने बोला है कि इसको FR ले लो, इसको FR ले लो और रेक्टेंगुलर का इसकी फॉर्म में निकालो। तो इसको अगर मैं √2 से ऊपर नीचे इस तरीके से कर दूं तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ FR, और FR/√2 मेरा हो जाएगा रेक्टेंगुलर का जो फ्राउड नंबर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 में दिया है कि फ्लो प्रोफाइल जो यहाँ पे अंडर द गेट दिया गया है ये कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि चैनल का बेड हॉरिजॉन्टल है, यानी H से फ्लो होगा, H1 H2 H3 में से। उसके बाद चैनल का बेड अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसमें CDL तो हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करना होता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो आप फाइंड आउट कर लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने CDL तो मार्क कर दिया, बना दिया, ये CDL है। बट यहाँ पे NDL है वो इनफाइनाइट पे आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है चैनल उसमें कितना ही डेप्थ ऑफ फ्लो आप बढ़ाते जाओ, इसमें यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है ऑटोमेटिकली, मतलब नेचुरली जो इसमें फ्लो होगा वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल चैनल बेड है तो इसमें फ्लो नहीं होगा, नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है वो। तो NDL इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट पे जाके आपकी नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो बनेगी। हमें पता है कि NDL से ऊपर ये वाला रीजन हुआ है, इसमें H1 होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे H2 होगा और यहाँ पे H3 होगा। अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से स्लूइस गेट के नीचे से फ्लो हो रहा है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो काफी कम होती है और फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो है यानी डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी है वो CDL से कम होगी। ऐसे हमने एक जो हार्डलिक जंप का हमने देखा था वो भी ऐसा ही केस था कि आप कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगा के, गेट लगा के उसके नीचे से फ्लो करवा रहे हो, तो डेप्थ ऑफ फ्लो काफी कम होगा। उसके बाद हार्डलिक जंप बनेगा और उसके बाद सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लो। तो यहाँ से जब ये पास होगा तो यहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लो है, डेप्थ ऑफ फ्लो CDL से कम है, यानी फ्लो है वो इस वाले रीजन में आपका हो रहा होगा, और इस वाले रीजन में जो फ्लो होता है उसको हम S3 बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप ये बना भी सकते हो प्रोफाइल। जैसे कि S2 अगर आप बनाओगे तो सेकंड वाली जो है वो हमेशा फॉलिंग होती है, आपको पता है। ये भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल वाला जो ये CDL है इससे हमेशा परपेंडिकुलरली मीट करती है, और इसके हमेशा एसिम्प्टोटिकली होती हैं जो NDL है उसके जो आपकी प्रोफाइल्स होती हैं वो। तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाके परपेंडिकुलरली मीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 159 में दिया है कि जो ऑप्शन में दिया है इस रेंज में अगर फ्राउड नंबर हुआ, मतलब सॉरी वीक जंप है तो किस रेंज में फ्राउड नंबर होगा। तो यहाँ पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये एंडुलर है, ये वीक है, ये ऑसिलेटिंग है, ये स्टेडी का है और ये स्ट्रॉन्ग का है। तो वीक का आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे 1.5 से लेके 1.7 से 2.5 तक हो जाएगा। ये वाली टेबल अभी तक मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं देखे हैं इसके बेसिस पे, तो आप इसको मतलब छोड़ सकते हो, इतना याद कर लोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा है कि एलिमेंट्री वेव है, इसकी स्टिल लिक्विड में स्पीड क्या होगी। स्टिल यानी रुका हुआ है कोई लिक्विड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है, उसमें स्टिल वाटर है, उसके अंदर आपने कोई स्टोन थ्रो किया है, तो जहां पे पत्थर जाके गिरा है वहां से आउटवर्ड वेव्स बनेंगी और यही होती है एलिमेंट्री वेव। तो इनकी वेलोसिटी जो होगी
अगर वाटर स्टिल है तो रूट जी वाई होगी। वाई यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो है, जी आपको पता ही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। वहीं पे अगर मूविंग वाटर है तो उस केस में अपस्ट्रीम में अगर इनको ट्रेवल करना है तो इनकी वेलोसिटी हो जाती है दिस माइनस वी। वी यहाँ है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो ऑब्वियसली वी की डायरेक्शन ये है और वेव की डायरेक्शन ये है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं पे अपस्ट्रीम में अगर इनको डाउनस्ट्रीम में मूव करना है, ये हो गया अपस्ट्रीम का, और डाउनस्ट्रीम में मूव करना होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर रूट जी वाई में आपकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी v है वो उसी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशंस कर रहे हैं इसमें अगर कहीं पे आपको डाउट रह रहा है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो। इसी के साथ में आपका क्या फीडबैक है इस सीरीज के रिगार्डिंग, क्या आपके और तरफ से कुछ सजेशंस है तो वो मोस्ट वेलकम है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। और ये पीपीटी जो यहाँ पर यूज करी है इसके सॉल्यूशंस अगर ये पीपीटी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब सब्जेक्ट एंड होगा तो मैं वहां पर अपलोड कर दूंगी सॉल्यूशंस।